तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों जो साइंस और एएलपी टेक्नीशियन को देखते हुए जो स्पेशल सीरीज साइंस का चलते आ रहा है यूथ पब्लिकेशन आरआरबी के द्वारा, वही बुक जो है अभी जो है इसका डिस्कशन कराया जाएगा। और वह जो है आपको होमवर्क जो है डेली एक दिन पहले दे दिया जाता है, उसी के माध्यम से फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का संपूर्ण डिस्कशन जो है उस क्वेश्चन का जो आपको ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन रहता है, जिसमें जो आपको जो है आपको जो न्यूमेरिकल रहता है उसके साथ साथ जो है मतलब जहाँ तक क्वेश्चन है इसमें पूछा हुआ है सारा क्वेश्चन, जो रिपीटेड क्वेश्चन हो या जो भी हो उन सारे क्वेश्चनों का जो सिलसिलेवार ढंग से जो क्वेश्चन यूज कराया जाता है। उसी के साथ साथ जो यहाँ डेली टेस्ट भी चलता है वो क्वेश्चन का भी आज डिस्कशन देखने को मिलने वाला है, तो वीडियो के अंदर बने रहिएगा। और मेला का सीज़न भी आ गया है, इसके साथ मतलब जो है जैसे ही दशहरा खत्म होगा मतलब अक्टूबर के बाद जो है आपको लास्ट में जो है नवंबर शुरू होते होते जो एग्जामों का सिलसिला जो है वो फिर से स्टार्ट होने वाला है। आपको आरपीएफ एसआई के साथ एनटीपीसी का फॉर्म भी भरा ही रहा है और उसके साथ एलपी का एग्जाम का डेट भी दे ही दिया है। तो सभी साथी अपने अपने तैयारी में जुट जाइए। और उसी के साथ साथ जो है हम लोग का डिस्कशन का जो वीडियो हम लोग के द्वारा छोड़ा जाता है और होमवर्क जो दिया था उसको पूरा करके आया कीजिए, उसके बाद डिस्कशन सुनिएगा तो आपको जो रिवाइज जो है वो एक तरह से बेटर लेवल का होने वाला है। तो जो साथी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि हम लोग के द्वारा जो भी यहाँ मेहनत किया जाता है उसका सबसे पहले सफलतापूर्वक प्रयास जो है वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहले यहाँ सबसे पहले जो यहाँ आज टेस्ट लिया गया था उसका पहले जो आपको जो क्वेश्चन बनता है उसको करा देते हैं और उसके बाद जो है वो आगे क्लास जो है वो देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। बताइएगा कि हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में पहली बार निगरानी कैमरों के लिए वाईफाई कनेक्टिविटी के लिए बिजली उत्पन्न करने के लिए, क्वेश्चन पूरा होने दीजिए, हम समझ सकते हैं। ये पेरियार टाइगर रिजर्व हो जाए, कहाँ पड़ता है ये? केरल में पड़ता है। बहुत अच्छा जवाब। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा कि नीचे 4 विकल्प दिया गया है, इसमें से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है, एक को अलग है, उसको चुनना है। तो युवराज सिंह, विराट कोहली, रोहित शर्मा और लक्ष्य सेन। तो ये हो जाएंगे लक्ष्य सेन, ये बैडमिंटन से, बाकी सब जो है क्रिकेटर हो जाएंगे। इसमें भारत के कप्तान कौन है अभी? रोहित शर्मा है और ये रोहित शर्मा हो जाएंगे जो कि भारतीय टीम के कप्तान हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार जो है मिजोरम में मनाया जाता है? तो ये चाप चारकुट जो है मिजोरम में मनाया जाता है, लेकिन इस बार 2024 का चाप चारकुट जो है मेघालय में मनाया गया है। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि कौन सी नदी जो है दूध सागर जलप्रपात का निर्माण करती है? तो मांडवी नदी, जो कहाँ पड़ती है? गोवा में पड़ती है। गोवा में 2 ही नदी बहती है, मांडवी और जुआरी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि पायरोडॉक्सिन जो है किसका रासायनिक नाम हो जाएगा? B6 का जो है रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? पायरिडॉक्सिन हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइए यूपीएससी के नई चेयरमैन जो है कौन बनी है? प्रीति सूदन जो है यूपीएससी की नई चेयरमैन जो है वह बन गई है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए कि 1906 में जो है आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता में जो है स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? ये दादा भाई नेहरू के द्वारा जो है स्वराज का झंडा जो है यह फहराया गया था। आगे बता देगा पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप जो वो क्या कहलाए थे? गोंडवाना लैंड। और यही क्वेश्चन बीपीएससी शिक्षक भर्ती के द्वारा जो इसको डिलीट कर दिया गया है, जो कि इसका सही जवाब जो है ये गोंडवाना लैंड ही हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि वर्षा की बूंद जो है कि गोलाकार की आकृति जो होती है किस कारण होती है? पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें जो है वो गोलाकार हो जाएगी। आगे बता दीजिएगा कि कॉर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जो जमा हुआ पदार्थ होता है वो कौन सा पदार्थ होता है? वो लिग्निन होता है, जो कि कॉर्क कोशिकाओं की भित्ति पर जो है वो जमा हुआ रहता है। आगे बता दीजिएगा कि इसमें से कौन सी धातु जो है वजन में सबसे हल्की हो जाएगी? तो लिथियम जो है सबसे क्या हो जाएगी? हल्की धातु में हो जाएगी। और तत्व में कौन हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि कौन सी सदिश राशि है? ऑप्शन बेस्ट है, इसमें दाब जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा फायर अलार्म में किसका उपयोग किया जाता है? तो फोटो सेल का उपयोग जो है आपको फायर अलार्म में किया जाता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा जो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो अनुच्छेद 17 हो जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पहली बार संशोधित किया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। बताइए भारतीय राष्ट्रगान को पूर्ण रूप से बजाने में कितना समय लगता है? 52 सेकेंड। बजाने या गाने दोनों में कितना लगता है? 52 सेकेंड ही लगता है। आगे बता दीजिएगा रुपया की तुलना में किसकी मुद्रा का सबसे अधिक रुपये उसका दाम हो जाएगा? तो ये पाउंड हो जाएगा। ऑप्शन बेस्ट है ये। और इससे जो सबसे अधिक महंगा जो है ना वो कुवैती दिनार हो जाएगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बता दीजिए कि किस जीव का रक्त जो है यह सफेद होता है? तिलचट्टा का रक्त कैसा होता है? सफेद होता है। इसे छोटा सा जीव है लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ पाया जाता है। इसमें 13 गो चैम्बर हृदय का पाया जाता है और 10 जोड़ी जो है ना वो सांस लेने वाला रहता है इसमें, मतलब हाँ इसमें खुला परिसंचरण तंत्र भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा बक्सर का युद्ध जो हुआ था कब हुआ था?
1764 में हुआ था। आगे बता दीजिए ग्रीष्मकालीन वर्षा ऋतु के बाद बोई जाने वाली फसल जो हो जाएगी, वर्षा के बाद कौन सी फसल रोपी जाती है? खरीफ फसल हो जाएगी। बहुत अच्छा जवाब। आगे बता दीजिए काकोरी ट्रेन डकैती और कांड में किन क्रांतिकारियों की फांसी की सजा दी गई थी? तो ये राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को जो है ये फांसी की सजा दे दी गई थी। अशफाक उल्लाह खां संभवतः प्रथम मुस्लिम हो जाएंगे जिनको जो है फांसी की सजा दी गई थी यूपी के गोंडा जेल में। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, क्वेश्चन जो है चेरी बोलम फेस्टिवल जो किस राज्य में मनाया जाता है? ये चेरी बोलम मेघालय में मनाया जाता है। ठीक है, आगे बता दीजिएगा भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक सीएम पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? नवीन पटनायक। ये हटे हैं, अब वहाँ कौन गए हैं? ये मोहन चरण मांझी आ गए। उड़ीसा के मुख्यमंत्री से नवीन पटनायक, और यहाँ से हटे तो कौन आ गए हैं? मोहन चरण मांझी आ गए हैं। आगे बता दीजिएगा भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए थे? ये आदित्य सावंत 83वें क्रम के हो जाएंगे। और अभी कई क्रम के हैं? वो 85वें क्रम के। वो कौन है? ये पी श्याम निखिल है, पी श्याम निखिल हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि जवाहर सुरंग जो है ये कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा स्वर्ण पदक मेंस डबल में जो है कोरिया ओपन में कौन जीते हैं? यही सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। इन्हीं को क्या दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है 2023 का दिया गया है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, अगला क्वेश्चन पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को किसने हराया था? अफगान जो है मराठों को क्या किया था? हरा दिया था। चलिए आगे बता दीजिए कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है यह कहाँ स्थित हो जाएगा? कर्नाटक में जो है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है यह स्थित हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप बता दीजिएगा। अब जो होमवर्क दिया गया था उसको स्टार्ट किया जा रहा है, तो बता दीजिएगा। पहले फिजिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। बताइएगा ग्रहों की परिक्रमा का पथ का आकार जो है कैसा होता है? परवलयाकार, यानी फैले हुए वृत्त की तरह होता है। इसको अंडाकार मार्ग भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा जो पृथ्वी की सतह पर जो है ना प्लाइन वेग कितना होता है? ये 11.2 क्या? हाँ, किलोमीटर प्रति सेकंड जो है इसका, किलोमीटर प्रति सेकंड 11.2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि भू केंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द जो है यह किससे संबंधित हो जाएगा? ये तो पृथ्वी के चारों ओर नक्षत्र की वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को जो है भू केंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द जो है इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि ग्रहों की गति के बारे में कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो ये ऑप्शन बेस्ट है और इसमें सही जवाब हो जाएगा कि एक ग्रह की कक्षा जो है दो केंद्र बिंदु में एक ही सूर्य के साथ अंडाकार तरह से घूमते हैं। मतलब ग्रह कितना भी रहेगा लेकिन सब किसका चक्कर काटेगा? सूर्य का ही चक्कर काटेगा। यही बात जो है इसमें सत्य कहा गया है। आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो अब हो जाएगा पदार्थ का गुण जो कि प्रत्यास्था से आता है। तो बता दीजिए आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा कहा जाता है? तो ये प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। इसमें ऑप्शन सुन लीजिएगा। ऑप्शन था गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, उसके बाद था प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा और मांसपेशीय ऊर्जा। तो ये आकार में बदलाव होने के कारण शरीर द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा जो है यह कहा जाता है। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो उस पर आप काम करते हैं और प्रत्यास्थ ऊर्जा जो इसमें क्या हो जाती है? इसमें जो है ना प्रत्यास्थ ऊर्जा जो है वो बढ़ जाती है। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन देगा सीजीएस प्रणाली में विकृति की इकाई क्या हो जाएगी? इसका कोई इकाई जो सीजीएस में जो विकृति का होता ही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए बिना भंजन मतलब हो जाएगा ब्रेकिंग। तो बिना भंजन किए हुए पदार्थ को विकृत होने की योजना जो है योग्यता क्या कहलाती है? ये हो जाएगा आपको सुघटयन। सुघटयन जो है मतलब बिना ब्रेकिंग हुए पदार्थ जो अगर विकृत हो जाता है उस घटना को क्या कहते हैं? सुघटयन जो है यह कहते हैं। इसमें सुघटयन में ये होता है कि यदि किसी पदार्थ को भार लगाकर विकृत किया जाता है लेकिन भार हटाने पर फिर वो अपने प्रारंभिक अवस्था में न आता है तो उसको क्या कहते हैं? सुघटयन कहते हैं। जैसे स्पंज को देखते हुए तो स्पंज में अगर आप प्रेशर लगाते हैं तो वो चिपक जाता है और फिर छोड़ते हैं तो क्या होता है? पुराने अवस्था में आ जाता है। तो ये हो गया उस स्पंज की आकृति। लेकिन सुघटयन में क्या होता है कि किसी पदार्थ को भार लगाकर उसको विकृति उसकी आकृति में चेंज कर देते हैं लेकिन भार हटाने पर जो है फिर अपनी अवस्था में नहीं आता है। इसी को क्या कहते हैं? सुघटयन जो है यह कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुओं का प्रत्यास्थन गुणांक जो है यह कितना होता है? यह 1 होता है। कितना होता है बाबा? सॉरी, ये कितना होता है? 1 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही जो है यह सोखता है तो यह किस क्रिया के कारण सोखता है? ये केशिकत्व की क्रिया के कारण जो है सोख लेता है। और मिट्टी का तेल ललटेन की बत्ती में ऊपर चढ़ता है, ये भी क्या हो जाएगा? केशिकत्व के कारण क्या होता है?
ऊपर ही चढ़ता है। आगे बता दिया कि एक द्रव की बूंद जो है यह संयोजित होती है क्योंकि इसके कणों का आकर्षण इसका संभव क्षेत्रफल न्यूनतम करता है और इस परिघटना को क्या कहा जाता है, पृष्ठ तनाव जो है यह कहा जाता है। इसी के कारण वर्षा की बूंदें भी क्या होती है, गोलाकार आकृति में हो जाती है। सूप जो होता है, जो गर्म सूप पीने में स्वादिष्ट लगता है, ये भी क्या होता है, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। जो आप दाढ़ी बनाते होइएगा तो मुंह पर स्प्रे करता है ना, तो ठंडक महसूस होता है, ये भी किस कारण होता है, पृष्ठ तनाव के कारण ठंडक महसूस जो है वो होता है। आगे बता देगा जल की गिरती हुई बूंद जो है किस गुणधर्म के कारण गोलाकार हो जाती है, तो ये ही जो है पृष्ठ तनाव के कारण ये जो क्या होती है, गोलाकार हो जाती है। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि एक आदर्श तरल पदार्थ जो है यह इसका गुण बताना है। तो इसमें ऑप्शन से लिए हुए है आपको, ऑप्शन हो गया घर्षण रहित और असंपीड्य जो है यह होता है। मतलब जो एक आदर्श तरल पदार्थ होता है वो उसमें घर्षण नहीं होता है, वो असंपीड्य होता है, मतलब उसको जो दबा हुआ नहीं सकते हैं। चलिए, उसको दबा नहीं सकते, असंपीड्य होता है। संपीड्य मतलब दबा सकते हैं और असंपीड्य मतलब क्या होता है, नहीं दबा सकते हैं। जो ज़्यादा उछलते हैं वो ज़्यादा दबाए हुए जाते हैं, लेकिन ये ज़्यादा उछलता नहीं है। अगला क्वेश्चन बता देगा बर्नौली का प्रमेय जो है इसके संरक्षण का सिद्धांत जो है यह किसके संरक्षण करता है, ये ऊर्जा का संरक्षण करता है। बार बार बर्नौली छपरे नहीं उड़ाइए, इसमें ऊर्जा का संरक्षण भी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि द्रव में घर्षण जो है इसको क्या कहा जाता है, श्यानता कहा जाता है। वैसे घर्षण अगर ठोस में है तो उसको घर्षण कहते हैं ना, ठोस में अगर रगड़ाएगा एक दूसरे को चीज़ तो उसको क्या कहेंगे, घर्षण कहेंगे। लेकिन द्रव अगर आपस में रगड़ाता तो क्या कहते हैं उसको, श्यानता। क्या कहते हैं संतोष जी, श्यानता कहते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा द्रव में घर्षण को श्यानता कहा जाता है और श्यानता जो है किसी तरल का वह गुण होता है जिसके कारण जो है तरल उन बलों का विरोध करता है। श्यानता क्या करता है, अपने बल को क्या करता है, विरोध करता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। आगे बता दीजिए कि द्रवों में पूर्णतः आंशिक रूप से डूबे हुए किसी पिंड द्वारा ऊपर की ओर लगाने वाले बल को क्या बल को, कौन सा बल कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। उसका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, आर्किमिडीज के द्वारा यह जो सिद्धांत जो है यह दिया गया था। चलिए आगे बता दीजिए। क्वेश्चन हो जाएगा कि उत्प्लावकता जो है सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं और सबसे पहले जो है इसकी पहचान करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे, ये आर्किमिडीज। यानी जहाज जो पानी में तैरता है इसका सिद्धांत कौन दिए थे, ये आर्किमिडीज के द्वारा ही दिया गया था। चलिए आगे बता दीजिए। क्वेश्चन हो जाएगा कि सौर मंडल में ग्रहों की गति कौन दिए थे, केपलर के द्वारा दिया गया था, ठीक है। और न्यूजीलैंड के क्रिकेट, और ये जो है ना केन रुदरफोर्ड जो है ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हो जाएंगे। और एक और है कि क्वांटम विचारों के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु में स्पेक्ट्रम की व्याख्या जो है ये कौन किए थे, तो ये नील्स बोर के द्वारा किया गया था, ये नील्स बोर के द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है किसी दिए गए द्रव में वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल के परिमाण पर निर्भर करता है, तो ये इसका सही जवाब जो आपको हो जाएगा कि तरल पदार्थ का घनत्व उसमें डूबी वस्तु का आयतन के बराबर होता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत को ये फॉलो करता है। देखिए क्वेश्चन है जो कि आर्किमिडीज से क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा क्वेश्चन गलत है, कथन गलत है, इसको चुनना है आपको। हम पूरा ऑप्शन देंगे इसमें, पूरा निश्चित रहिए आप। क्वेश्चन हो जाएगा कि इसमें से कौन सा कथन गलत है, और ऑप्शन सुनिएगा। यदि उत्प्लावक बल जो है वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु डूब जाएगी। उत्प्लावक बल जो है वस्तु के भार से कम होगी तो वस्तु डूब जाएगी। दूसरा ऑप्शन सुन लीजिएगा, यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से अधिक हो तो वस्तु तैरेगी। दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन सुन लीजिएगा, तीसरा ऑप्शन, यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु तैरेगी। कम होगी तो क्या होगी, तैरेगी। और यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार के बराबर हो तो वस्तु तरल के अंदर तैरेगी। इसमें से कौन सा क्वेश्चन गलत है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा। यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु तैरती है, इसका मतलब ये वस्तु डूब जाएगी न कि तैरेगी। यही आपको क्या होगा, गलत हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा किस सिद्धांत या नियम के अनुसार जो है आधार वस्तु में पानी में तैरती है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आर्किमिडीज के सिद्धांत यानी उत्प्लावन के बल के कारण क्या होती है, तैरते रहती है। सारा इसमें जितना भी क्वेश्चन है सब आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही जो है आधारित हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल जो है यह कौन सा बल कहलाता है, उत्प्लावन बल कहलाता है, ठीक है, बहुत अच्छा जवाब। और जहाज की गति में जो वृद्धि होती है यह इसके लिए भी सिद्धांत कौन दिए थे, आर्किमिडीज के द्वारा ही दिया गया था। तो अब जो है आप स्टार्ट किया जा रहा है जो कि केमिस्ट्री हो जाएगा, जो कि फिजिक्स में जो भी क्वेश्चन था आर्किमिडीज से संबंधित उसको पूरा करा दिया गया है। अब जो है फिजिक्स केमिस्ट्री में जो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया था इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो बता दीजिएगा इनमें से किस धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ये 2 8 4 यानी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो किसका हो जाएगा, ये
ये सिलिकॉन का जो है क्या हो जाएगा 2, 8 और 4 हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बता दिया है, किसी परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन उसी को कहा जाता है। आगे बता दीजिए कि कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या जो है कितनी होती है? 2 होती है। कार्बन में कितनी होती है? 2 होती है। अगला क्वेश्चन बता दिया कि बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को क्या कहा जाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है वो कहा जाता है। बता दें हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैस में सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? हीलियम को छोड़ के 8 होते हैं, बाकी में कितना होता है? हीलियम में कितना हो जाएंगे? 2 ही होता है। आगे बता दीजिए अगला क्वेश्चन कि आर्गन का जो है ना ये परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? आर्गन 18 है, 2, 8, 8, 8, 2, 10, 8, 18 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि किस तत्व की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 5 है, यानी 2, 8, 10, 5, 15 है, तो ये फास्फोरस हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब। और सल्फर कितना हो जाएगा? 2, 8, 6, सल्फर 16, ठीक है, 2, 8, 6 हो जाएगा। और क्लोरीन का 2, 8, 7 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन की वह अधिकतम संख्या जो बाह्यतम कक्षा में रह सकता है वह कितना हो जाएगा? 8 गो होगा। जो बाह्यतम कक्षा में रह सकता है वो कितना होगा? 8 गो होगा। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? हाँ, 2, 8, 18 और 8 हो जाएगा। देखिए इसमें आपको ऑप्शन में इधर उधर किए हुए हैं, पहले 18 भी है लेकिन पहले 18 नहीं होगा। 2, 8, 10 फिर 18 फिर 8, 10 नहीं होगा। अरे 2, 8, 10 नहीं होगा। 2 और 8, 10 नहीं जोड़िए, वही ना हम बोल रहे हैं। रखा नहीं जाएगा लेकिन अरे जोड़ने के लिए हम पुरा रहे थे। 2, 8, 10, 18 कितना होगा? अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा यदि तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2 है तो उसका संख्या नाम क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। जो कितना हो जाएगा? 2, 8, 2, 2, 8, 10 और 2, 12। फिर नहीं बोलेगा 10 नहीं होगा। 2, 8, 10, 2 कितना होगा? 12 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि इनमें से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? धातु का नहीं है तो 2, 8, 3 किसका होगा? एल्युमिनियम धातु हो जाएगा। उसके बाद 2, 1, 3, 3 किसका हो जाएगा? ये भी धातु हो जाएगा, हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम का हो जाएगा ये। उसके बाद 2, 8, 1 ये सोडियम का हो जाएगा। और 2, 6, 8, 8 किसका होता है? 8 हो जाएगा ये अक्रिय गैस। और ये हो जाएगा आपको इसका, हाँ जी जी जी, 1, 2, 3 धातु है, 4, 5, 6 जो है सब धातु हो जाता है। 5, 6, 7 जो है ये अधातु में आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है किसी तत्व में इसके बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये क्या हो जाएगा? इसमें धातु यहाँ हो जाएगा लेकिन इसमें पोटेशियम ऑप्शन बेस्ट लिए हुए है। आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि डैश में बाह्यतम कक्षा जो है ना पूरी तरीके से भरी होती है तो ये ऑप्शन बेस्ट है जी, जीनॉन हो जाएगा इसका जवाब। अगला हाँ सब तो अथी है, अक्रिय गैस हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा कि पहले आवर्त में दोनों तत्वों के डैश में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये हो जाएगा के कोष में क्या होते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले आवर्त के दोनों तत्वों के कोष में संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है यह होते हैं। हाँ आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि डैश के बाह्यतम कोष में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये धातु हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब। आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन है कि सबसे बाहरी ऑर्बिट में डैश में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है तो यही है आपका ऑप्शन है AS और BI लिए हुए है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा? सब तो वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही है। आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि पूरा भरले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हीलियम परमाणु के बाहरी आवरण में कितने इलेक्ट्रॉन जो है यह होते हैं? हीलियम में कितना होता है? 2 गो होता है। ठीक है। बता दिए एक इलेक्ट्रॉनिक तत्व का विन्यास जो है 2, 8, 4 है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 14 पर सिलिकॉन जो है यह हो जाएगा। अब स्टार्ट कर रहे हैं जो कि उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 17 हो जाएगा तो क्लोरीन हो जाएगा। ठीक है। 2, 8, 7, 17 हो जाएगा। आगे बता दीजिए कि नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या जो है यह कितना हो जाएगी? 7 होता है। वो 14, 7 दूनी 14, 14 में 7 गया था 7 हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन है कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत में जो है यह एक कण के द्वारा दिया गया था और इसी को हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहा गया था। चलिए आगे बताइए। एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है जिसकी द्रव्यमान संख्या जो है कितना हो जाएगी? ये 15 + 22 A बराबर क्या, Z बराबर क्या, A बराबर क्या होता है? P + N हो जाएगा। यानी परमाणु भार बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या जो है यह हो जाएगी। चलिए और Z यानी परमाणु संख्या बराबर क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या ही हाँ वही कहलाती है। इसी को इलेक्ट्रॉन की संख्या ही बोल सकते हैं। आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन है कि परमाणु क्रमांक को किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है?
एम, जेड से परमाणु क्रमांक को जो कैपिटल जेड से सूत्र के आधार पर परमाणु भार हो जाएगा तो कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, ए बराबर क्या होता है फार्मूला जेड प्लस एन या पी प्लस एन या ई प्लस, दोनों कोनो प्लस एन बोलिए, बात वही हो गया। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को किस रूप में जानते हैं? परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या के बराबर में जानते हैं। आगे बता दीजिए किसी तत्व का परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद हो, इसकी संख्या किसकी संख्या के बराबर होगी? तो प्रोटॉन की संख्या यानी पी की संख्या के बराबर होगी। पी पर बहुत कुछ होता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि आगे बता दीजिए कि एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर हो जाएगी? तो ये परमाणु संख्या के यानी प्रोटॉन की संख्या के बराबर हो जाएगी। बता दीजिएगा न्यूक्लियस में यानी न्यूक्लियस में परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर को किससे दर्शाते हैं? ये तो प्रोटॉन की संख्या से ही दर्शाते हैं। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि अगर कोई तत्व है जिसमें 9 नीचे लिखा हुआ है, एफ मतलब फ्लोरीन का 9 और 19 ऊपर में लिखा हुआ है, उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा बताइएगा? 9 को प्रोटॉन हो जाएगा। 9 में 9 नीचे वाला जो होता है वो परमाणु संख्या यानी प्रोटॉन की संख्या हो जाएगा। 9 को आपको प्रोटॉन हो जाएगा और 9 को क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और 19 को 10 को क्या हो जाएगा? ये न्यूट्रॉन हो जाएगा। यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहा जाता है। और बाकी दोनों में से घटा दीजिएगा, उसके परमाणु भार में से परमाणु संख्या घटाएगा तो क्या निकलेगा? न्यूट्रॉन की संख्या ही निकलेगा। चलिए बहुत अच्छा जवाब। आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन है, उसके परमाणु संख्या के जितना प्रोटॉन की संख्या है वही क्या हो जाएगी? परमाणु संख्या हो जाएगी। आगे बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा कि एक तत्व के एक परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन है और 12 को न्यूट्रॉन है, तो द्रव्यमान संख्या कितना होगा? दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा? 11 12 23 हो जाएगा। ठीक है। आगे बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा कि हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में जो है ना कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन हो जाएंगे? इसमें जो 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन होते हैं। क्या कहते हैं इसमें जो है ड्यूटेरियम में 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि एक ही तत्व के समस्थानिक में जो है ना ये क्या क्या होते हैं? इसमें जो है समान प्रोटॉन संख्या होती है। समस्थानिक समस्थान हो जाएगा, इसमें प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? समान जो है हो जाएगी। अब जो है आपको बायोलॉजी में जो होमवर्क दिया गया था जो कि कुछ वर्ग से संबंधित हो जाएगा और आज पक्षी वर्ग है, इसके बाद मैमल्स है, स्तनधारी भी है, इसको स्टार्ट किया जा रहा है। तो बताइएगा कि शुतुरमुर्ग के अंडे की माप, ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा हुआ, वैसे तो सारा क्वेश्चन पूछा ही हुआ है लेकिन यह जो है 2022 में मतलब कुछ लेटेस्ट पैटर्न में पूछा हुआ है कि शुतुरमुर्ग का अंडा जो है इसका माप जो है कितना होता है, इसको mm में बताना है आपको। 170 मतलब बाई 130 यानी 170 गुणे 130 mm जो है शुतुरमुर्ग के अंडे का जो है ये माप होता है। शुतुरमुर्ग जो है दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? उड़ान रहित पक्षी, मतलब ये उड़ जो है नहीं सकता है और सबसे तेज चलता भी है। और इसके अंडे की सामान्यतः माप जो है 170 mm गुणे 130 mm जो है यह होता है। देखिए इसके पास दांत नहीं होता है जिसके कारण यह जो है पक्षी जो है कंकर पत्थर भी जो क्या होता है निगल लेता है और इसका भोजन जो है दूसरे पेट तक पहुंचता है जिसको गिजार्ड कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा शुतुरमुर्ग जो है के बाद जो है दूसरा सबसे बड़ा पक्षी क्या होता है? एमू होता है। एमू क्या हो जाएगा? एमू, जो कि आपको ये कीवी है, न्यूजीलैंड का कीवी हो जाएगा। हाँ वो राष्ट्रीय पक्षी वहाँ का। अब बताइए अगला क्वेश्चन है कि डैश का प्राथमिक उत्सर्जी पदार्थ जो है यह यूरिक अम्ल हो जाएगा। तो ये पक्षियों का ऑप्शन वेस्ट है। इसमें ऑप्शन देखिए इसमें लिखा हुआ है कि डैश का प्राथमिक उत्सर्जी पदार्थ जो है यह यूरिक अम्ल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? पक्षियों का हो जाएगा जो कि यूरिक एसिड हो जाएगा। आगे बता दीजिए एकमात्र पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की तरफ उड़ती है। तो वही गुंजन पक्षी, इसको हमिंग बर्ड भी कहा जाता है, जो क्या करती है? पीछों की ओर उड़ती है। और ये जो है ना सभी दिशाओं में 180 डिग्री घूमने में क्या होती है? इसका पंख जो है वो सक्षम बनाती है, गर्दन घुमाता है। इसका सब सिस्टम है वो घूमने वाला, समझे? गर्दन खाली थोड़ी घूमता, पंखों में घूमता था ना, उल्टा उड़ता है ये। अगला क्वेश्चन बताएगा पीछे की ओर उड़ने वाले एकमात्र पक्षी क्या हो जाएगा? वही हमिंग बर्ड हो जाएगा। ठीक है। आगे बताएगा चीते की चाल और उल्टा हो गया, बाज की चाल की लगभग कितनी होती है?
ये 320 किलोमीटर प्रति घंटा है। बाज की चाल जो है कितनी होती है? देखिए ये सब भी जो है बाज पक्षी हो जाएगा, बाघ नहीं, बाज। हाँ, बाज जो है इसकी चाल कितनी होती है? 320 किलोमीटर प्रति घंटा जो है यह उड़ सकती है। 1 घंटा में 320 किलोमीटर भी जो है उड़ सकती है। देखिए ये जो है ना, बाज जब ऊपर उड़ता है ना, तब काफ़ी ऊंचाई से नीचे अपनी शिकार की तरफ जो है मछलियों को खाने के लिए क्या होता है, एकाएक जो है वो अपना टारगेट फिक्स कर लेता है और वहाँ से जो है गोता लगाता है, तब उसकी चाल सबसे अधिक हो जाती है। जब वो ऊपर से नीचे की तरफ जो अपना टारगेट लगाता है उसी समय उसकी चाल क्या होती है? सबसे अधिक 320 किलोमीटर प्रति घंटा जो है यह होती है। हालांकि यह नॉर्मल जब उड़ती है तो 100 से लेकर 150 के बीच में इसका चाल जो रहता है। जब इस नॉर्मल उड़ती है तो इसका मतलब नॉर्मल उड़ने का चाल 100 से लेकर 150 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन जब वो अपना किसी टारगेट को फिक्स करके जब वो अपने खाने की तरफ उड़ती है तब उसका चाल जो सबसे अधिक हो जाती है 320 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हुआ था जी? अगला क्वेश्चन बता देगा, एवीज में है, एवीज में शामिल जो है क्या हो जाएगा? एवीज में ये पक्षी वर्ग जो है किस में आते हैं? एवीज में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगी, पक्षी वर्ग जो होते हैं, पक्षी वर्ग में डैश होती है। तो इसमें पंखों के साथ साथ जो है ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। इसमें त्वचा में इसकी ग्रंथि जो है वो नहीं पाई जाती। इसका जो भी सिस्टम है शरीर के अंदर आता है, त्वचा में कोई ग्रंथि जो है वो नहीं पाई जाती है। आगे बता देगा, पक्षी जो है ना ये कैसा प्राणी है? समतापी है या असमतापी है? पक्षी समतापी है, समझे? असमतापी पक्षी वर्ग नहीं आता है। पक्षी जो है ये कैसा हो जाएगा? समतापी। सरीसृप वर्ग में जो है जो कुछ वर्ग आते हैं वो जो है असमतापी होते हैं। बाकी जो है पक्षी जो ये समतापी प्राणी के अंतर्गत जो है वो आता है। असमतापी मतलब अपने ताप के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है, लेकिन पक्षी जो है वो समतापी प्राणी के अंतर्गत आता है। और इसका शरीर पर पंख जो है ये ग्रंथिविहीन होती है और इसका हृदय कितने चैम्बर का होता है? 4 चैम्बर का होता है। इसमें पैर कितने होते हैं? 1 जोड़ी पैर होते हैं, यानी 2 पैर होता है, यानी 1 जोड़ी जो है वो क्या होते हैं? पैर पाए जाते हैं। चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पक्षी का अंडा जो है ये सबसे छोटा होता है? जो सबसे छोटा है वो छोटा ना देगा, हमिंग बर्ड हो जाएगा। मतलब छोटा चीज़ है, छोटा माल निकालेगा तो ये हमिंग बर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सबसे भारी जो है इसका वायु से भरी शारीरिक गुहा होती है? तो ये हो जाएगा साइनस जो हो जाएगा, इसमें वायु से भरी क्या होती है? शारीरिक गुहा होती है। बता देगा, तलवार जैसी चोंच वाली हमिंग बर्ड के बारे में विशेष जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन सुनिएगा, इसका अच्छा क्वेश्चन है कि तलवार जैसी जो हमिंग बर्ड होती है इसकी चोंच जो होती है, इसकी चोंच कैसी होती है? तलवार के जैसी होती है। तो इसके बारे में कुछ विशेष पॉइंट है जो कि बताना है आपको। ऑप्शन सुन लीजिएगा, यह विश्व की सबसे छोटी चिड़िया है। दूसरा है कि इसकी चोंच इसकी शरीर से भी लंबी होती है। तीसरा ऑप्शन है कि यह केवल अंटार्कटिका में रहती है। और चौथा, यह उड़ नहीं सकती है। तो ये क्या हो जाएगा? दूसरा वाला उड़ नहीं सकती है। दूसरा हो जाएगा इसका चोंच जो है इसके शरीर से भी क्या होता है? लंबा होता है। हमिंग बर्ड प्रजाति एक पक्षी है जिसकी चोंच कैसी होती है? तलवार जैसी है। नहीं, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, जो कि केवल यह जो है बोल्विया, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, वेनेजुएला सब में पाई जाती है। और इसकी मुख्य विशेषता यह है कि इसकी चोंच जो है इसके शरीर से भी क्या होती है? लम्हर होतबा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला वर्विरेट जीव जो है कौन सी हो जाएगा? तो ये नहीं, इसमें ऑप्शन सुनिए ना पहले। ऑप्शन हो जाएगा कीवी, स्पॉन्ज, स्टार मछली और थ्रेड वर्म। तो ये कीवी जो है कीवी हो जाएगा, जिसमें जो रीढ़ की हड्डी वाला वर्टिब्रेट जीव जो है यह हो जाएगा। इसमें रीढ़ की हड्डी जो है होती है। कीवी जो है यह खोखले, हमेशा पेड़ के खोखले तनों या जमीन के अंदर बिल बनाकर जो है यह रहते हैं। चलिए, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव आ जाएगा अभी। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन है कि पक्षियों जो होते हैं इसमें कितने चैम्बर होते हैं? तो 4 कक्षीय इसमें क्या होता है? हृदय होता है। आगे बताइएगा, डैश वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है। खून जिसका गर्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पक्षी वर्ग का खून कैसा होता है? गर्म होता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बता जाएगा कि गर्म रुधिर वाले जो जंतु होते हैं ना, ये हमेशा एक ताप को जो हमेशा बनाए रखते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? समतापी कहते हैं। जिसका खून गर्म है वो हमेशा कौन सा ताप रखता है? समान ताप जो है वो बना के रखते हैं, इसलिए इसको समतापी भी कहते हैं। और पक्षी जो है वो किस वर्ग में आते हैं? समतापी वर्ग के अंतर्गत जो है वो आ जाएंगे। आगे बता दीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस वर्ग के प्राणी का रक्त जो है बहुत गर्म होता है? तो पक्षी वर्ग का जो है कैसा होता है? खून गर्म जो है वो होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जो है, ये बार बार वही आता है, तो ये पक्षी निम्नलिखित में से कौन सा जंतु का रक्त जो है गर्म हो जाएगा? ऑप्शन सुनिएगा, कबूतर, मछली, मेढक और मगरमच्छ। तो कबूतर क्या होगा? इसका खून क्या होगा? गर्म हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा
जो मेढक, मछली ये और जितना भी रेप्टाइल होता है ये सब जो है ना ये समतापी है या असमतापी है? ये सब असमतापी है। ये जो है अपने हिसाब से जो है तापमान बदलने में सक्षम जो है वो हो जाते हैं। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि इंसान, भालू, शेर, कबूतर और जितना भी स्तनधारी होते हैं ये सब समतापी है और असमतापी है? ये सब जो है समतापी है, अपने आप को एडजस्ट जो है ये कर लेते हैं। हाँ? अगला क्वेश्चन बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अब जो है स्तनधारी को शुरू करते हैं, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैमल्स कहते हैं, मेमेलिया कहते हैं स्तनधारी को। तो बता देगा स्तनधारियों के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? स्तनधारी में भी कितने होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। और स्तनधारी मतलब इसके पास क्या हो? स्तन हो, और जो स्तन से क्या करते हैं? दूध पिलाने का काम जो है वो करते हैं, उसको क्या कहते हैं? स्तनधारी कहते हैं। ये इस वर्ग के जंतु जो है ये हमेशा क्या होते हैं? समतापी होते हैं। क्या होते हैं? समतापी होते हैं। और यह जो है शरीर का तापमान जो है बाहरी वातावरण के हिसाब से जो है नहीं बदलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। स्तनधारी जानवरों का हृदय कितने चैम्बर का होता है? 4 चैम्बर का होता है। बताइए इसमें कौन सा अंडा देने वाला स्तनपाई है? स्तनपाई में साथ में क्या हो जाएगा? जो अंडा देता है, एक डीना नहीं, 2 डीना नहीं, ऑप्शन सुनिए तब अपना डीना बताइएगा। खरगोश, कंगारू, बत्तख और प्लेटिप्स। वही उसी का नाम है। जो प्लेटिप्स जो हो जाएगा यह अंडा देने वाला क्या हो जाएगा? स्तनपाई हो जाएगा, जिसे पक्षियों और स्तनपाइयों के बीच का करीबी माना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि वही हो जाएगा जो स्तनपाई होते हुए क्या देता है? अंडा देता है, जिसको प्लेटिप्स भी कहा जाता है। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि स्तनधारी वर्ग जो समूह होते हैं इसमें कुछ विशेषता बताइएगा कि स्तनधारी जंतुओं में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। सभी स्तनधारी नवजात को क्या पिलाते हैं? दूध पिलाते हैं। इसके शरीर में बाल होते हैं या नहीं होते हैं? इसके शरीर में बहुत बाल होते हैं। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, स्तनधारी नियत तापी होते हैं या असमतापी होते हैं? ये नियत तापी होते हैं। ठीक है, और कुछ स्तनधारी भी होते हैं जो कि अंडा देते हैं, जो कि इसमें प्लेटिप्स और एकेडीना दोनों हो जाएंगे। एकेडीना और प्लेटिप्स दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है ना, प्लेटिप्स और एकेडीना हो जाएंगे। हाँ, पूछा हुआ था बिहार पुलिस में। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है यह मार्सुपियल्स का उदाहरण जो है यह हो जाएगा? जो कि आंसर में हो जाएगा इसका कंगारू, जिसको मार्सुपियल इसको कहते हैं, जो कि शिशुदानी इसको कहते हैं, समझते हैं ना? जो अपना शिशु को अपने स्टॉक में बना के रखता है, इसको क्या कहते हैं? शिशुदानी। जिसमें मच्छरदानी है, मच्छर नहीं आता है, उसी प्रकार शिशुदानी में जो है वो शिशु रहता है, घुस जाता है, शिशुदानी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए कि एक कुबर वाले ऊँट को जो है ना ये क्या कहते हैं? ड्रोमडेरी कहते हैं। ड्रोमडेरी, इसमें एक कुबर वाला ऊँट क्या कहते हैं? ड्रोमडेरी। और ऊँटों का कुबर जो है वो क्या स्टॉक करता है? वसा को स्टॉक जो है वो करके रखता है। चलिए आगे बता दीजिए, क्वेश्चन है कि एक कुबर वाले ऊँट को ड्रोमडेरी कहते हैं। ठीक है, और जिसके पास 2 कुबर उसको क्या कहते हैं? बैक्टीरियन कहते हैं। यामा उसके पास तो आरवी क्या कहते हैं? आरवी से नहीं होता है ना? हाँ, केंद्रक नहीं होता है ऊँट और लामा में। आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, बाकी सब में नहीं पाया जाता है। तो ये हो जाएगा। सुनिएगा, अच्छा क्वेश्चन है कि एक कुबर वाले ऊँट को ड्रोमडेरी कहते हैं और 2 कुबर वाले को बैक्टीरियन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताएगा, ऊँट को कहाँ का जहाज कहते हैं? रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। और यह रेतीले तपते मैदान में जो है ना 3 से 4 सप्ताह तक बिना पानी पिए हुए भी जो है रह सकता है। उतनी तपती गर्मी धूप में भी 3-4 सप्ताह नहीं 20-21 दिन जो है ना बिना पानी पिए जो है वो घिस सकता है। और इसका उपयोग जो है सामान ढोने के लिए, सवारी का उपयोग करने के लिए राजस्थान में इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। चलिए आगे बताएगा, सील मछली जो है इसके द्वारा किए गए आवाज़ को क्या कहते हैं? बार्क कहते हैं। वैसे बार्क मतलब होता है भौंकना, जो एक कुत्ता भौंकता है उसी को बार्क कहते हैं। लेकिन सील मछली भी जो आवाज़ निकालती है उसको क्या कहते हैं? बार्क ही कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगे बता दीजिएगा, सबसे बड़ा स्तनपाई यानी सबसे बड़ा मैमल्स जो है ये कौन हो जाएगा? ये ब्लू व्हेल, इसको नीला व्हेल भी कह सकते हैं। और भूमि पर विचरने वाला सबसे तेज जानवर कौन हो जाएगा? चीता हो जाएगा। ठीक है, और भूमि पर सबसे बड़ा स्तनपाई कौन हो जाएगा? अफ्रीकन हाथी जो है यह हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब। और सबसे ऊंचा जानवर कौन हो जाएगा? जिराफ हो जाएगा, सबसे ऊंचा जानवर हो जाएगा। चलिए आगे बता देगा, डॉल्फिन के समूह को जो है ना ये क्या कहा जाता है? पॉड कहा जाता है। डॉल्फिन के समूह को पॉड जो है यह कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि लेमर जो है, लेमर
यह लेमर एक प्रकार का क्या हो जाएगा, लेमर जो है एक प्रकार का जो है मेडागास्कर में पाया जाने वाला जानवर हो जाएगा। मेडागास्कर में पाया जाने वाला क्या हो जाएगा, जानवर हो जाएगा, जो कि जिसमें से इसकी 101 में से जो है ना 80% जो है विलुप्ति के कगार पर जो है यह लेमर जो है आ गई है। जो निम्न जानवर था इसको हम लोग आज तक नहीं देख पाए, उसे विलुप्त हो गया है। उम्मीद है कि नहीं देख पाएंगे कभी। अगला क्वेश्चन बता दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंध जो है वो नहीं है। ऑप्शन सुनिएगा, पांडा ग्लोबल, रैबिट जिसको खरगोश कहते हैं, अवास्ट, उसके बाद कैस्पर की। तो यही आपको रैबिट हो जाएगा। बाकी सब ऑप्शन बेस्ट लगता है कि उल्टा पुल्टा है, लेकिन रैबिट को जानल पहचानल है, तो ये क्या हो जाएगा, रैबिट, इसको खरा भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि 4 कोष्ठीय हृदय युक्त गर्म रक्त वाला प्राणी को क्या कहते हैं, स्तनधारी का। जिसके पास 4 चैम्बर भी है, खून भी जिसका गर्म है, वो क्या हो जाएगा, स्तनधारी हो जाएगा। बता देगा बहुत कमजोर विकसित बच्चे को जन्म देती है, वो क्या हो जाएगी, ये आपको जो है ना कंगारू हो जाएगा। जो उसका बच्चा जो जन्म होता है ना तो वो अविकसित ही रहता है, बाकी विकसित जो कहाँ होता है उसका शिशुदान ही जो रहता है, उसी में क्या होता है, विकसित जो है वो होता है। चलिए आगे बता देगा, अत्यल्प मतलब छोटा और कम, जिसको अत्यल्प भी कह सकते हैं, विकसित बच्चे को जन्म जो कौन देता है, यही कंगारू जो है यह देता है। और इसके स्टॉक को क्या कहते हैं, मार्सियोपिलियस, जिसको शिशुदानी भी कहा जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा, भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी जो है यह क्या हो जाएगा, एक प्रकार का चमगादड़ हो जाएगा। चमगादड़ क्या कहते हैं, उड़न लोमड़ी भी कहते हैं। देखते हैं ना, मतलब जो है उल्टा पुल्टा नाम जो है, इस ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ये 2018 ग्रुप डी में पूछे हुए था कि उड़न लोमड़ी किसको कहते हैं, चमगादड़ को कहते हैं, जो कि भारतीय जंगली जीवन के संदर्भ में ही कहा जाता है। चलिए आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो वह शब्द ढूंढे, एक तरह से रीजनिंग समझ लीजिए इसको, कि वह शब्द ढूंढे जो इस समूह से संबंधित नहीं है। और शब्द हो जाएगा हिरण, सांप, गाय और हाथी। तो ये हो जाएगा सांप। बाकी शब्द जो है चलने वाला, सांप जो है रेंगने वाला हो जाएगा, जो कि इसमें जो है एक प्रकार से रीजनिंग हो गया। ये एक प्रकार से जो है ये मांसाहारी से भी इसको अलग कर सकते हैं, लेकिन इसमें चलने पर देखिएगा तो बाकी के पास 4 टांग है, इसके पास एको को टांग नहीं होता है। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जो है यह पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। ऑप्शन सुन लीजिए, चमगादड़ ऑप्शन नहीं है सर जी। ऑप्शन सुन लीजिएगा, हाथी, शार्क, पतंगा और पायरोपेसस। यही पायरोपेसस जो हो जाएगा क्या करता है, ये जो है क्या करता है, पराध्वनि जो है ये उत्पन्न जो है वो कर सकता है। बता दीजिएगा, हाथी, भालू और गेंडा जो है यह किस जाति के जीव हो जाएंगे, तो ये स्तनधारी हो जाएगा। हाथी भालू के पास क्या है, स्तनधारी हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि मनुष्य मैमल यानी स्तनधारी वर्ग से संबंधित है, इसमें से उसको चुनना है जो स्तनधारी के अंतर्गत जो है वो नहीं आता है। ऑप्शन सुन लीजिएगा, सूगर, बिल्ली, छिपकली और चूहा। छिपकली जो है किस में आता है, ये सरीसृप में आता है, और ये छिपकली जो है ये स्तनधारी में नहीं आता है। आगे बताएगा, पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी कौन हो जाएगा, ये डॉल्फिन जो है। ऑप्शन सुन लीजिए, चिंपांजी ऑप्शन नहीं है गुरुजी, ये हो जाएगा डॉल्फिन, हाथी, हिरन और हिप्पोस में दिए आपको। डॉल्फिन जो है क्या हो जाएगा, बुद्धिमान स्तनधारी में आ जाएगा। और गंगा डॉल्फिन को कब इसको लाया गया है, ये 5 अक्टूबर 2009 को लाया। गंगा को कब लाया गया है, 2008 में लाया गया है। आगे बताएगा, विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर जो है कौन हो जाएगा, ये चीता जो है सबसे तेज जमीनी जानवर हो जाएगा। तो जिसके बाद मत्स्य, जिसको जो है पीसेस भी कहा जाता है, जो कि अब जो है आपको अगले दिन जो है इसके बाद होमवर्क में जो है वो दिया जाएगा, और उसके बाद जो है वो क्यूज जो है वो कराया जाएगा। तो जहाँ तक होमवर्क दिया गया था आपको जो है स्तनधारी वर्ग तक, वहाँ तक जो है पूरा करा दिया गया है। अब इसके साथ जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी ALP CBT बेस्ट एग्जाम जो कि 2018 से 22 तक जो संपूर्ण का पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी एक प्रकार से वो भी पूछा हुआ क्वेश्चन ही था, और ये भी जो है वो RRB यूथ का पब्लिकेशन के बुक से था, और ये जो है आपको जो है SPD बुक के माध्यम से जो वो कराया जा रहा है। तो बता दीजिएगा कि विद्युत आवेश की SI इकाई जो ये क्या हो जाएगी, कूलम्ब हो जाएगी। ठीक है, बता दीजिएगा, तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट जो है ये क्या उत्पन्न करता है, ये N2 और H2O जो है उत्पन्न करता है। ठीक है, बताइए वाहनों के हेडलाइट में कौन सा दर्पण उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। बहुत अच्छा जवाब बताया। गति के दूसरे समीकरण जो किसके किसके भी संबंध दर्शाता है, ये स्थान और समय, स्थिति और समय को दिखाता है, यानी S = UT + ½ AT² को दिखाता है। बता दीजिएगा कि मनुष्य में कौन सा ग्रंथि जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं हो जाएगा, तो यकृत जो है अंतःस्रावी ग्रंथि जो है नहीं हो जाएगा। यह सिर्फ ग्रंथि है जो कि सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी, लेकिन अंतःस्रावी या बाह्यस्रावी ये कुछ नहीं हो जाएगा।
चलिए आगे बता दीजिएगा। हाँ, वो मिश्रित ग्रंथि में आ जाएगी जो कि दोनों तरफ रिलीज करती है। आगे बता दीजिएगा निम्नलिखित में से किस उत्तक में कोशिकाएं जीवित होती है और लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है? तो ये सुन लीजिए, नहीं हाँ ठीक है, कोलेनकाइमा जो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि कोलेनकाइमा की जो है ना कोशिका क्या होती है, जीवित होती है, और स्क्लेनकाइमा की कोशिका क्या होती है, मृत होती है। चलिए आगे बताइए, किस भौतिकविद ने उत्प्लावक बल के अस्तित्व को सिद्धांत की व्याख्या की थी? तो आर्किमिडीज के द्वारा व्याख्या किया गया था। मतलब सबसे सतही घटना इनमें से कौन हो जाएगा? वाष्पीकरण जो कैसी घटना है, सतही घटना हो जाएगा। ठीक है, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है? तो गति के अनुरूप जो वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। बताइएगा यांत्रिक ऊर्जा किसका किसका योग हो जाएगा? स्थितिज और गतिज का योग जो है यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। बता दीजिएगा इनमें से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? टाइटेनियम जो रेडियोधर्मी तत्व जो है वो नहीं। ऑप्शन बेस्ट हम क्या ही कर सकते हैं। आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि युग्मक संलयन को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? तो अंडा के साथ शुक्राणु का मिलन क्या कहलाता है? युग्मन जो है वो कहलाता है। चलिए आगे बता दिया कि हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोष में मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है? 0 होती है। हीरा में जो है ये 0 हो जाएगा। बता दिया किसी फूल के मादा प्रजनन के हिस्से को क्या कहते हैं? अंडप या कार्पेल भी उसे कहता है, अंडप या कार्पेल भी कहा जाता है। चलिए आगे बताए, काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता जो है ऊर्जा, और दर जो है वो शक्ति कहलाती है। ठीक है, बताइएगा हाइड्रा जो है किससे प्रजनन करता है? ये पुनर्जनन और मुकुलन दोनों के माध्यम से। एकमात्र हाइड्रा ही कैसा प्रणाली है, प्राणी है जो कि मुकुलन और पुनर्जनन को ही पुनर्उद्भवन कहते हैं। ठीक है ना, इसी के द्वारा जो है वो करता है। आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास की प्राप्ति को कौन सी ऊर्जा कहते हैं? ये स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, और इसका सूत्र क्या हो जाएगा? mgh हो जाएगा। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी का पहला धातु तत्व कौन हो जाएगा? लिथियम हो जाएगा। इसका संख्या कितना है परमाणु वाला? 3 गो हो जाएगा। हीलियम 2 गो, लिथियम 3 गो हो जाएगा। आगे बताए, सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या हो जाएगा? हाई टेम्परेचर, यानी उच्च तापमान जो सितारा में क्या बनता है? प्लाज्मा बनता है। आगे बताएगा प्रोटेस्ट ग्रंथि जो है ये किसके नीचे मौजूद होती है? ये मूत्राशय के नीचे जो है प्रोटेस्ट ग्रंथि जो है ये मौजूद होती है। इसके लिए एक अच्छा क्वेश्चन भी था जो कि नहीं बोल सकते हैं अभी। आगे बता दीजिए क्वेश्चन कि ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर कौन सी लॉ निकलती है? नीली लॉ। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो पीली लॉ निकलेगा। ठीक है, अब जो है आपको इसके बाद जो कि होमवर्क में ही दिया गया था, जो कि आपको करंट अफेयर हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा करंट अफेयर का कि भारत जो है कब तक ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? 2047 तक रखा है। ठीक है, बता दीजिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा किस देश ने एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा को पेश की है? ये जिम्बाब्वे, जो कि जिग मुद्रा को क्या कर लिया है? अपना लिया है जिम्बाब्वे। ये बेचारा भूखमरी से मरने वाला है, तो वहाँ के हाथियों को जो है ना पकड़ के मार के खाने के लिए ऑर्डर जो है वो दे दिया है कि वहाँ के हाथियों को मार दीजिए, कुछ तो आपको खाना जो है हाथी नहीं खाएगा तो आप उसको खा सकते हैं। बहुत ही गरीब देश। इसका बोर्ड जो है जिम्बाब्वे बोर्ड जो है क्रिकेट का, वो अपने बुरा हुआ बोर्ड है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा कि गणगौर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में। और गुणोत्सव कहाँ मनाया जाता है? असम में। गुणोत्सव असम और गणगौर राजस्थान में मनाया जाता है। बताइए उगादी उत्सव कहाँ कहाँ मनाया जाता है? ये दक्षिणी राज्य में। जितना भी दक्षिणी राज्य है वहाँ मनाया जाता है। इसमें जो है कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये सभी में जो है कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? उगादी। गया महोत्सव नहीं, गोवा हो जाएगा। गोवा, गया तो बिहार में है। गर्म पानी वाला झरना हुए ना, गर्म ठंडा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि किस देश में सितवे बंदरगाह का परिचालन जो प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो यहाँ से कर लिया गया है तो म्यांमार में जो कि सितवे बंदरगाह हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है ना शिक्षक भर्ती में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा कि जर्मनी लोकतंत्र का पुरस्कार जो है किसको दिया जाएगा? ये हो जाएगा यूलिया नवलनिया को। क्या फिर? हाँ, यूलिया नवलिनिया को दिया गया है। आगे बता दीजिए क्वेश्चन है कि 2024 में किस देश के जॉन टिनी वुड्स को दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति घोषित किया गया है? ये ब्रिटेन या इंग्लैंड के हो जाएंगे जो कि सबसे उम्रदराज जो है ये जीवित व्यक्ति जो है हो जाएंगे। आगे बता दीजिए क्वेश्चन है कि इग्ला एस जो है यह कहाँ की वायु रक्षा प्रणाली हो जाएगी? रूस की, जिसको इग्ला एस भी कहा जाता है। आगे बता दीजिए क्वेश्चन है कि किस देश ने रूस से सबसे अधिक कच्चे तेल का आयात किया है? तो ये चीन जो है रूस में सबसे अधिक कच्चे तेल का जो है आयात किया है। आगे बता दीजिए कि डस्टलिक अभ्यास जो है किसके बीच होता है? ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जो है ये डस्टलिक अभ्यास जो है ये होता है।
बता दीजिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि लेडी कैमरून जो है कहाँ की, लिंडी कैमरून जो है ये अपनी महिला उच्चायुक्त बनी है ब्रिटेन की, ये कहाँ की है भैया? भारत की हो जाएगी। ठीक है, बताइएगा वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में कौन सा शीर्ष पर रहा है? ये रूस हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा प्रोस्टेट कैंसर के मामले में दोगुना होने का लक्ष्य की संभावना जो है कब तक व्यक्त किया गया है इसको? ये 2040 तक रखा गया है इसको। ठीक है, बता दिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि किसके द्वारा वॉइस क्लोनिंग टूल यानी वॉइस इंजन का अनावरण किया जाएगा? ये ओपन एआई के द्वारा यह किया जाएगा, ओपन एआई के द्वारा किया जाएगा। बताइए मिराज शहर में बने सितार तानपुरा को जीआई टैग किस राज्य के द्वारा गया है? महाराष्ट्र के द्वारा दिया गया। ठीक है, आगे बता दीजिए क्वेश्चन है कि विश्वकर्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? ये आपको जो है ना SGVN लिमिटेड को विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा कि माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने वाला अभियान जो है कौन सा देश चलाएगी? नेपाल जो है माउंट एवरेस्ट से कचरा उठा के लाएगी। ठीक है, आगे बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन जो है कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ठीक है, बता दीजिए कौन सा देश हेपेटाइटिस के मामले में शीर्ष पर रहा है? चीन जो है हेपेटाइटिस के मामले में क्या पर रहा है? शीर्ष पर रहा है। ठीक है, आगे बता दीजिएगा कि किस देश ने आवश्यक वस्तुओं के अब तक के लिए सबसे बड़े निर्यात कोटे की मंजूरी दी है? तो ये मालदीव जो है कोटे की मंजूरी जो है वो दे दी है। और ये जो है ना CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार जो है किसको दिया गया? ये गेल को दिया गया, GAIL जो हो जाएगा इसको दिया गया है। आगे बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि IPL में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन हो जाएंगे? विराट कोहली। IPL हो जाएगा जो कि T20 फॉर्मेटिंग है, लेकिन सिर्फ T20 की बात करेगा तो रोहित शर्मा हो जाएंगे जो कि क्या शतक मारे हैं? 5 को मारे हैं। ठीक है, 5 शतक ये मारे हुए हैं। और IPL में पूछेगा तो विराट कोहली हो जाएगा। ठीक है ना, IPL में पूछेगा तो विराट कोहली हो जाएगा। आगे बताइए खुबानी खिलना कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में जो है खुबानी खिलना जो है यह मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन भी जो है कि इसरो की टीम को किस मिशन के लिए जॉन एल जैग स्वीकृत पुरस्कार जो है दिया गया है? ये चंद्रयान 3 मिशन के लिए जो है ये पुरस्कार जो है यह दिया जाएगा। तो जो होमवर्क दिया गया था उसके माध्यम से पूरा कोई क्यूज करा दिया गया है। और जो भी होमवर्क के साथ साथ जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनता है जो कि यहाँ टेस्ट भी स्टार्ट किया गया है, उसी टेस्ट के माध्यम से जो था उसको वो आपको पहले डिस्कशन के माध्यम से बता दिया गया जो भी होमवर्क था उसमें। तो उम्मीद करते हैं क्लास काफ़ी अच्छा लगा, और क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फिर से बोल रहे हैं, और नोटिफिकेशन बेल कॉल पे सेट कर दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम से पहले होते होते जो एग्जाम खत्म होते होते जो है आपको एक बार और दिखाते चले कि ये बुक जो है जिसको आप देख सकते हैं, ये मोटा वाला बुक जो है इसको एक बार ख़त्म करने के साथ साथ जो है दोबारा ख़त्म करने का ये प्रयास जो है वो किया जाएगा, क्योंकि एग्जाम का तिथि जो है वो काफ़ी नज़दीक हो गया है, और नज़दीक होने के साथ साथ बीच में कुछ पर्व का भी भंडार है। उस पर्व के साथ साथ जो है आपको अपनी तैयारी में बूटा बनाए रखिए, और हम लोग से यूँ ही प्यार और सपोर्ट बना के जुड़िए। मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।